नाज़रीन, चाइना के नाकाम दौरे के बाद ट्रंप का गुस्सा जो है वो उरूज पर है और उधर इजरायली लॉबी जो है वो इस वक्त मुकम्मल जोर लगा रही है कि ईरान के ऊपर एक बार फिर जो अटैक किया जाए और बाकायदा जो प्लान्स हैं वो ट्रंप के सामने रखे गए। यानी ट्रंप अभी पहुंचा ही है तो उन्होंने प्लान्स ऑलरेडी तैयार कर लिए थे और अब ट्रंप को यह कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जब ईरान पर अटैक करना है, ज्यादा देर नहीं करनी है, बहुत जल्द इसी वीक के अंदर जो है वो ईरान के ऊपर अटैक करना है और खासकर जो अगले 24 घंटों के अंदर सूरत हाल जब इतनी ज्यादा खराब हो गई है। यानी अभी ट्रंप पहुंचा ही था चाइना से वापस और ये ऑलरेडी प्लान तैयार करके बैठे हुए थे। और आपको याद होगा जब ट्रंप चाइना में था तो उसी वक्त इजरायली मीडिया की खबरें आना शुरू हो गई थी और हमने आपको बताया था ये बड़ा अनयूजुअल है और ये बड़ा खतरनाक है कि अभी ट्रंप चाइना में है और इन्होंने ऑलरेडी वो फिजा बनाना शुरू कर दी है कि हमला होने जा रहा है, हम हमला करने जा रहे हैं, ये हो रहा है, एक जंगी माहौल इन्होंने जो बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, अभी ये ईरान पर हमला करेंगे, सीज फायर की रिक्वेस्ट इन्होंने की, ना करते सीज फायर, हमले तो जारी थे, फिर जो करना था ईरान के साथ कर लेते, फिर सीज फायर किस लिए किया? तो अब ये ईरान पर हमला करेंगे, ईरान इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है और ईरान का जवाब जब वो बड़ा तबाहकुन होगा। और एक बात जहन में रखें कि चाइना कभी भी ईरान को गिरने नहीं देगा। चाइना अब देखें कि वो डायरेक्ट जब वो ईरान को मिसाइल देने जा रहा है तो ईरान जवाब देगा। लेकिन जो कंसर्निंग बात है, जो तशवीशनाक बात है, जो बड़ी अफसोसनाक बात है, वो है ओआईसी मुल्कों के आपस में जंग। इजराइल जो है वो कुछ ओआईसी मुल्कों को इस्तेमाल करने जा रहे हैं और उन ओआईसी मुल्कों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो किस तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं इजराइल के हाथों। वो इजराइल को अपना खैर खा समझ रहे हैं लेकिन उनको अंदाजा नहीं है कि इजराइल उनके साथ करने क्या जा रहा है। अब यूएई के हवाले से जो सूरत हाल है बड़ी तशवीशनाक है। अमेरिका और इजराइल की जानिब से यूएई को कहा गया है कि ईरान पर जमीनी हमला कर दो, ईरान के जो आइलैंड्स हैं उसको कब्जे में ले लो, जो पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर ईरानियन आइलैंड्स हैं उसको अपने कंट्रोल में ले लो और जमीनी अटैक जब वो कर दो ईरान के ऊपर। अब मुझे बताइए यूएई की कौन सी फौज है जो जमीनी अटैक करेगी? और यूएई जब जमीनी अटैक करेगा ईरान पर, जमीनी अटैक का आपको पता है क्या मतलब होता है? और जब यूएई जमीनी अटैक करेगा ईरान पर, पहली बात तो यह कि वो कर नहीं सकता। जब ये फौज उतारेंगे तो ईरान फिर क्या करेगा? ईरान कहां पर फिर जाकर फौज उतारेगा? फिर ये इस बात का उनको अंदाजा नहीं है। अभी तो ये 4 वो ईरानियन नेशनल जो थे वो कहीं भटकते हुए वो मछली पकड़ रहे थे, क्या कर रहे थे, वो कहीं कुवैत के साहिलों के करीब पहुंच गए, उन्होंने खबर डाल दी कि वो ईरान से हमला हो गया, ईरान से हमला हो गया। 4 ईरानियंस। तो जब ये जमीनी हमला कर देंगे ईरान पर, उसके बाद जब ईरान का रिस्पॉन्स आएगा, जमीनी रिस्पॉन्स आएगा फिर ईरान का, फिर कौन है जो उस जमीनी रिस्पॉन्स करोगे? इनको अंदाजा नहीं हो रहा कि कैसे इनको जब एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अभी आप पिछले 96 घंटों की कार्रवाई देखें नेतन्याहू की। एक तरफ उसने वो खबरें लीक करवाई कि मैं तो यूएई गया हूं और मुझे तो सदर ने खुद इस्तकबाल किया और अपने फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ आकर मेरा इस्तकबाल किया और अपनी प्राइवेट गाड़ी में मुझे ड्राइव करते हुए लेकर गया और बड़े खुश थे वो पूरे के नेतन्याहू उनके घर आया, बड़ी बड़े हैप्पी थे वो। ये उसने खबरें लीक करवाई। यूएई को शदीद गुस्सा आया, उसने डिनाई किया। इजराइल ने मजीद खबरें चलवा दी कि इजरायली आर्मी चीफ भी गया है, वो शख्स जो बरहरास्त, जिसके बरहरास्त इन्वॉल्व फौज है ना, बरहरास्त इन्वॉल्व है गजा की जेनोसाइड के अंदर, उसका चीफ जो है वो यूएई गया। ये यूएई के गुस्सा करने के बाद जो उन्होंने लीक करवाई। तो इजराइल क्या कर रहा है? एक तरफ यूएई को उसका इमेज डैमेज कर रहा है और ईरान को गुस्सा दिलवा रहा है कि देखो देखो ये भी हमारे साथ था। ईरान, देखिए ईरान ने इससे पहले सबसे ज्यादा अटैक जो वो यूएई पर किए हैं, तो अब तो और ज्यादा वो हमले यूएई पर करेंगे। तो इधर एक तरफ ईरान को गुस्सा दिलवा रहा है कि यूएई तो हमारे साथ इस हद तक इन्वॉल्व है और उधर यूएई को कह रहा है कि जाओ जमीनी अटैक कर दो। भाई इतने ये तगड़े हैं तो ये इजराइल और अमेरिका जाकर जमीनी अटैक क्यों नहीं करते ईरान पर? और यूएई की कौन सी फौज है मुझे बताएं? यूएई की कौन सी फौज है जो जाकर जमीनी अटैक करेगी ईरान पर? तो सिर्फ कहने का मकसद यह है कि आप इस साजिश को समझें। जो ये आग लगाना चाह रहे हैं ये पूरी सेंचुरी नहीं बुझेगी। जिस तरह से ये ओआईसी मुल्कों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इन मुल्कों को अभी समझ नहीं आ रही है? अभी भी ये अकल से काम लेने से आ रही है
कि इसराइल इनको चारा बना रहा है, एक ऐसी जंग में यूं ही लड़ सकता है, शीशे के महल्लात में बैठकर पत्थर मार रहे हैं, क्या ये जंग लड़ सकते हैं जिस तरफ जो है इनको धकेला जा रहा है? तो ये इतनी घिनौनी और गहरी साजिश है। और आप उधर आप देखें कि कल नेतन्याहू के खिलाफ रेजोल्यूशन आई है पार्लियामेंट में, और साथ ही जंग 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 वो तबल बजना जब वो शुरू हो गए हैं। यानी जो ही नेतन्याहू की गवर्नमेंट वहां पर गिरने लगती है या उसका ट्रायल शुरू होने लगता है, तो अचानक जब वो जंग की तरह मामला जब चले जाते हैं। तो ये हम पहले भी कह रहे हैं कि एक वायलेंस का सुनामी आ रहा है तमाम मुल्कों की तरफ, रीजन के। इसको ये मुल्क कैसे रोकेंगे? अब देखें, सऊदी अरेबिया तो अंडरस्टैंड कर रहा है सूरत हाल को, और किंग फैसल के बेटे ने लिखा कि ये ग्रेटर इजराइल की साजिश है और हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। और यूई को भी यही कन्वे किया गया कि ये नेतन्याहू की जंग है, ये इजराइल की जंग है, ये हमारी जंग नहीं है, हम इसमें हिस्सा नहीं बनेंगे। और किंग फैसल के बेटे ने लिखा, अगर हम इस जंग का हिस्सा बनते तो हजारों हमारे बेटे और बेटियां मारी जाती, हजारों हमारे लोग मारे जाते। किस लिए? किस लिए हम अपने लोगों को इस जंग का चारा बनाएं जो हमारी है ही नहीं, जिसका हासिल उसूल कुछ नहीं है? मुझे बताएं, इस जंग का हासिल उसूल क्या है? कौन सा इसके नतीजे में दुनिया में अमन और प्रोस्पेरिटी आने वाली है? और उधर मैं आपको बताऊं कि जो यूरोप है वो अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। यूरोप इस वक्त ये साथ साथ बयान जारी कर रहा है कि जी हम तो इन्वॉल्व नहीं है इस जंग में, हम तो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारे जो मिशंस हैं वो तो प्योरली डिफेंसिव हैं। लेकिन ये मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ हैं इसराइल की, ये अमेरिका की मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ हैं। और जो बुनियादी थ्योरी है कि ओआईसी मुल्कों को कभी सर उठाने नहीं देना है, अगर कोई भी ओआईसी मुल्क ताकत बनने लगे तो उसको तो बिल्कुल कायम नहीं रहने देना, उसको तो मुकम्मल उसका हशर नशर जब करके रख देना है। तो यूरोप और अमेरिका में इस वक्त जो भी इख्तलाफात हैं इस पॉलिसी के ऊपर वो इकट्ठे हैं। आज बरतानिया से खबर यह है कि बरतानिया ने अपने काफी ज्यादा जेट्स जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ लैस हैं वो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिए हैं। और बरतानिया से खबर यह है कि उन्होंने इसलिए डिप्लॉय किए हैं कि एक रीजनल वॉर छिड़ने जा रही है, रीजनल वॉर छिड़ने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने ये जेट्स जब डिप्लॉय किए हैं। ये तमाम इंडिकेटर्स हैं। तो उधर हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं और इजरायली जो असलहा फैक्ट्रीज हैं उनको हिजबुल्लाह ने जब निशाना बनाया। तो ये तमाम जनाब वाली सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान ने एक और टैंकर को जो है वो कैप्चर किया है। ईरान ने बताया है कि ये हमारी वार्निंग्स को इसने जो है वो अवॉइड किया और इसने यहां से गुजरने की कोशिश की। 4.5 लाख बैरल इसके ऊपर ऑयल था, इसको जो है वो ईरान की जानिब से कैप्चर किया गया। और ईरान के जो सदर हैं उन्होंने एक दरख्त की जो तस्वीर है वो शेयर की और बताया कि ये 4500 साल दरख्त है। ईरान के अंदर उन्होंने एक दरख्त की तस्वीर जारी की, 4500 साल दरख्त है। चूंकि प्रेसिडेंट शी ने जो ट्रंप को वहां पर ट्रीज दिखाए वो 300 साल पुराने थे, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट शी ने ये मैसेज देने की कोशिश की ट्रंप को कि हम तुम्हारी पैदाइश से भी पुराने हैं, ठीक है ना। अमेरिका को तो अभी 250 ईयर्स इस साल होंगे जुलाई में, तो चाइना 300 साल पुराने। प्रेसिडेंट शी ने अपने कंपाउंड के जो दरख्त हैं वो उनको दिखाई, ये मैसेज देने की कोशिश की। तो ईरान के सदर ने उसी मैसेज के तहत जब वो 4500 साल पुराना दरख्त जो है उसकी तस्वीर शेयर की और ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम हजारों साल से यहां पर हैं और हमने यहीं रहना है। हजारों साल में हम पर कितने ही बड़े हमले हुए हैं, लेकिन फिर भी ईरानियंस पर्शियंस अपनी जमीन पर मौजूद हैं। कितने ही क्राइसिस आए हैं, 4500 साल, कितने बड़े बड़े हमले हैं जो पर्शियंस पर हुए हैं, लेकिन वो अपने वतन पर कायम हैं। और यही बात जो है वो कतर ने की थी। कतर ने कहा था कि ईरानियंस यहां पर हजारों साल से हैं और उन्होंने यहीं पर रहना है, हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। ये कतर ने जंग के 10वें-15वें दिन जब वो बात की थी। और ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये कहा है, उन्होंने एक तो प्रेसिडेंट शी चाइना के सदर जो हैं उनकी एक स्टेटमेंट को कोट किया जो हम बहुत बार आपको बता चुके हैं, जो ब्रिक्स समिट 2024 में हुआ था रशिया में। वहां पर जो चीन के सदर ने कहा था कि 2 सदियों में वो तब्दीली आ रही है जो पहले कभी नहीं देखी गई। तो उस स्टेटमेंट को उन्होंने कोट किया कि 2 सदियों बाद एक तब्दीली आ रही है और दुनिया एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के दहाने के ऊपर खड़ी है। और ईरान की मज़ाहमत ने इस प्रोसेस को जो वो और ज्यादा तेज कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल साउथ है ये उन ममालिक की जीत है जो ईरान की मज़ाहमत है।
असल ग्लोबल साउथ के ममालिक वो हैं जो विक्टिम कंट्रीज हैं, जो कॉलोनीज के अंदर रहे हैं, जो इंपीरियलिज्म का शिकार रहे हैं, ये सारे ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं और इनका सरबराह चाइना है। चाइना खुद इंपीरियलिज्म का शिकार रहा है, एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन उसने खुद देखी है। सो ग्लोबल साउथ की ये जंग है और उधर आप देखें कि ये वही इंपीरियल पावर्स हैं, ये वही कॉलोनियल पावर्स हैं जो ओवरऑल इस इक्तदार की तब्दीली को रोकना चाह रही हैं कि वो उसी गुलामी के प्रोसेस को जब वो जारी रखना चाहते हैं। तो इसलिए यूरोप का कोई इख्तलाफात नहीं है अमेरिका से, उनके डेफिनेटली जो डिफरेंसेस हैं और उनको इस बात की रियलाइजेशन हुई है कि वो अमेरिका के ऊपर मुकम्मल अब इन्हिसार नहीं कर सकते, वो अपना असलहा अपनी टेक्नोलॉजी वो सारा बना रहे हैं। लेकिन जो ये पॉलिसीज हैं कि ग्लोबल साउथ को नहीं उठने देना, ओआईसी ममालिक को सर नहीं उठाने देना, अपनी जो पावर्स हैं, अपना जो इक़्तिदार है दुनिया पर वो कायम रखना है और उसकी कोई हद नहीं है, इसमें उनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। और आप देखें कि इसराइल को, अपने बेबी को और नेतन्याहू को वो इतने बड़े क्राइम्स करने के बावजूद प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं। इसी में सबके लिए मैसेज है, समझने वालों के लिए इसी में मैसेज है कि नेतन्याहू को अभी तक वो प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं। उनसे एक बैन गवर जो है वो संभाला नहीं जा रहा, एक समुद्रज जो है वो संभाला नहीं जा रहा, जो अलल इलान जेनोसाइड की बातें करते हैं वो उनके ऊपर एक सैंक्शन ये नहीं लगा सके। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इजराइल ने क्या किया है। अपनी पब्लिक के डर से वो इकदामात कुछ उठाते हैं और वो भी बस सिंबॉलिक इकदामात हैं जो इजराइल का हाथ नहीं रोक सके। हां, इजरायली इकदामात की वजह से जो यूरोप का बेड़ा गर्क हो रहा है, ये उनके दानिश्वरों को एहसास हो रहा है, उनके एक्सपर्ट्स को एहसास हो रहा है, उनकी पब्लिक को एहसास हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की सतह पर अभी वो पॉलिसी चेंज नहीं आया है, वो होप्स होके आएगा। और उधर देखेंगे एक हांटा वायरस है वो फैल रहा है दुनिया में। आज कॉन्गो से खबर यह है कि एक और इबोला वायरस जब वो फैल गया, डब्ल्यूएचओ ने इंटरनेशनल इमरजेंसी जब अनाउंस कर दी है। 80 लोग जब वो कॉन्गो में मारे गए हैं। अच्छा, ये जो अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका, ये जो बिलियनर्स हैं, इनकी जो वायरसेस की जो लेबोरेटरी है वो अफ्रीका बना हुआ है पिछली कई दहाइयों से। अफ्रीका एक ऐसा बदकिस्मत कॉन्टिनेंट है जिसकी मुश्किलात, जिसके दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, जिसकी तकालीफ, रोज वहां पर कोई वायरस फैल जाएगा। अब ये हिस्ट्री निकाल कर देख लें, कभी इधर वायरस फैल गया, कभी उधर फैल गया। ये अफ्रीका में बहुत सारे वायरस जब फैलते रहते हैं। तो वो जो लेबोरेटरी है इनकी, वो अफ्रीका, ये पहले अपनी लेबोरेटरी में बनाते हैं, फिर उसको लाकर जब अफ्रीका में पहले छोड़ते हैं। तो आज कॉन्गो में जनाब ये वायरस फैल गया और डब्ल्यूएचओ जो है उसने इंटरनेशनल इमरजेंसी जब वो अनाउंस किया। ये एक ही लोग हैं जो यूक्रेन जंग कर रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट की जंगों में इन्वॉल्व हैं, जो चाइना के खिलाफ जंग चाहते हैं, जो ये वायरसेस फैला रहे हैं। ये एक ही लोग हैं जिसकी प्यूटन भी बात करते हैं, जिसकी पोप भी बात करते हैं। और अब जरा यूई के हवाले से आ जाइए, जरा हेडलाइंस देखिए। यूएस ऑफिशियल्स पुशिंग यूई टू सीज ईरानियन आइलैंड, जमीनी हमला कर दो ईरान पर और ईरान के आइलैंड्स को कब्जे में ले लो। ये जरा इनकी बातें सुनते चले जाइए। इजरायली मीडिया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स इनकरेज, इस गुब्बारे में वो हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं, तुम बहुत बहादुर हो, जाओ कब्जा कर लो ईरान के आइलैंड्स के ऊपर। इनकरेज यूई टू सीज कंट्रोल ऑफ ईरानियन आइलैंड। टर्किश मीडिया, ट्रंप ऑफिशियल्स पुश यूई टू सीज ईरानियंस लेवान आइलैंड एज गल्फ वॉर रीशेप अलायंसेस। अलायंसेस जो वो रीशेप हो रहे हैं। सो ये पर्शियन गल्फ के अंदर लवान आइलैंड है, इसके ऊपर कब्जा करने की जब वो बात की गई है। इनकरेज किया गया कि यूई जब वो मजीद इन्वॉल्व हो ईरान के खिलाफ जंग में, ये इनकरेज किया जा रहा है अमेरिका की जानब से कि तुम मजीद इन्वॉल्व हो, इवन इसके आइलैंड्स को भी अपने कब्जे के अंदर जब वो ले लो। और ये वही आइलैंड्स हैं जिस पर अप्रैल में यूई ने बमबारी की थी सीक्रेटली। सो अब ये आप वेस्टर्न मीडिया का एंगल देखिए, कहते हैं कि यूई को इसके जो गल्फ पार्टनर्स हैं वो ज्यादा सपोर्ट नहीं दे रहे हैं अगेंस्ट ईरान, और बल्कि इसराइल और अमेरिका इसके साथ खड़े। ओ भाई, गल्फ पार्टनर्स तो उसको बता रहे हैं कि इस बेवकूफी में मत पड़ो, इस मैडनेस में मत पड़ो और इस ट्रैप में मत आओ। सऊदी अरेबिया तो ये बता रहा है कि ये हमारी जंग नहीं है। तो वेस्टर्न मीडिया लिख रहा है यूई को अकेला छोड़ दिया है उसके हमसाया मुल्कों ने, गल्फ कंट्रीज ने। तो देखें, इसराइल खड़ा हो रहा है यूई के साथ।
ये इतनी गहरी साजिश मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसी आग यहां पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरी सेंचुरी खा जाएगी। पूरी सेंचुरी यहां पर इस आग से लड़ते लड़ते और इसको बुझाते बुझाते ये पूरी सेंचुरी निकल जाएगी। ये ऐसा वायलेंस यहां पर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम ओआईसी मुल्कों को फेल्ड स्टेट बनाना चाहते हैं। एक भी सही सलामत मुल्क ना रहे यहां पर इस रीजन में, यह नेतन्याहू का अल्टीमेट गोल है, ताकि इजराइल जहां चाहे जितना चाहे एक्सपैंड कर सके और इनके वसाइल पर कब्जा कर सके, और ये किसी जोगे ना हो, अपने रिस्पॉन्ड करने के काबिल ही ना हो, क्योंकि ये आपस में लड़ेंगे तो क्या ना ईरान किसी काबिल रहेगा और ना ये किसी काबिल रहेंगे। ये सुनिए टेलीग्राफ, और टेलीग्राफ का सीईओ कौन है वो मैंने आपको बता दिया है। यूई बूट्स ऑन ग्राउंड इंस्टेड ऑफ यूएस। अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा, अमेरिका अपनी फौज नहीं उतारेगा, यूई अपनी फौज उतारे। सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट एस्केलेशन। वाशिंगटन की जो बिहाइंड द सीन जो उसकी स्ट्रेटजीज हैं उसमें ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है, और वो रीशेप कर रहा है गल्फ स्ट्रेटजी को। आपने घर में एक गार्ड रखा और कई साल उसको पालते रहे, उसको सैलरी देते रहे, उसको आप सारा प्रोवाइड करते रहे, और वो मोहल्ले में गया और किसी को छेड़कर वापस आ गया। मोहल्ले वालों ने आकर आपके घर पर अटैक कर दिया, और अब गार्ड कहे कि ये तो तुम्हारा और मोहल्ले वालों का मामला है, तुम्हारा घर है, तुम्हारे मोहल्ले वाले हैं, तुम जानो, मैं तो जा रहा हूं, मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ये किया है अमेरिका ने यूई के साथ और बाकी मुल्कों के साथ, वो ये कर रहा। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, लिटरली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बेसिस दी। उन बेसिस के जरिए कितने ओआईसी मुल्क तबाह हुए, इन्हीं बेसिस से जहाज उड़ते रहे। फिर यूई जो है वो मरकज है अमेरिका के और बहुत सारे मफादात का। अफ्रीका से जो डायमंड्स की सारी वो जो कारोबार हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो यूई के रास्ते, और ये सारा एक पूरा इनका एक सेटअप है जिसके जरिए ये अमेरिकी मफादात को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम ने भी रिपोर्ट छापी थी कि जितनी भी ये इंटरनेशनल स्मगलिंग हो रही है डायमंड्स की और बाकी जो इस तरह की बड़ी कीमती चीज़ें हैं, और जो आप देखें कि कानकनी है उसमें जो काम करवाया जाता है, और मिनरल्स और ये वो सारा गोल्ड, इसकी जो भी स्मगलिंग हो रही है उसके पूरे नेटवर्क के ऊपर उन्होंने लिखा था। उन्होंने कहा था लैटिन अमेरिका से लेकर अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट तक सब जगहों पर अमेरिका इन्वॉल्व है, और फिर मुख्तलिफ रीजन में उसके नुमाइंदे बैठे हुए हैं। सो यूई ने उस तरह से भी अमेरिकी मफादात को रिप्रेजेंट किया है। तो आज यूई को कह रहे हैं तुम जमीनी फौज उतारो। और मुझे बता दें यूई की कौन सी जमीनी फौज है। अगर यूई पर कोई जमीनी अटैक हो जाए ना तो यूई अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। यूई अपनी हिफाजत नहीं कर सकता अगर उस पर खुदा ना खास्ता कोई जमीनी अटैक हो जाए। और इसको ये कह रहे हैं कि वो जमीनी फौज ईरान के खिलाफ उतारे। अमेरिका नहीं उतारेगा जमीनी फौज, यूई उतारे। तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, ईरान निमट लेगा। लेकिन जिस साजिश को ये घड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अफसोस की बात यह है कि ये एक दो मुल्क जो है वो उनके ट्रैप में आते हुए नजर आ रहे हैं। ये उनके ट्रैप में आते हुए नजर आ रहे हैं। ये सबसे ज्यादा खौफनाक और हसास बात है। इसलिए आप देखें जो कल और प्यूटन और यूई के सदर का राब्ता हुआ है उस पर डेफिनेटली बहुत सारी चीजें जब डिस्कस हुई होंगी। हो सकता है यूई ने यह भी मैसेज भेजा हो कि ये जो हमारे खिलाफ खबरें चलवाई जा रही हैं कि नेतन्याहू भी आया, चीफ भी आया, इजरायली आर्मी चीफ भी आया, तो इस हवाले से भी उन्होंने कोई ईरानियंस को मैसेज भिजवाया हो। तो चूंकि यूई नहीं चाहता कि उसको इजराइल के साथ अटैच किया जाए, इसलिए तो वो डिनाई कर रहा है। हालांकि नेतन्याहू तो आया है, फिर डिनाई क्यों कर रहे हैं। बहरहाल अब ये एक ऐसा सुनामी है कि इससे कैसे ये मुल्क बचेंगे ये बहरहाल देखना है। और आप देखेंगे इस जंग छिड़ने से बहुत पहले हम यही बात कर रहे हैं कि सबसे हसास तरीन लम्हा यही होगा, इनकी आपसी जंग जो कि इजराइल करवाने की कोशिश करेगा, और इसमें से ये मुल्क कैसे निकलेंगे ये बहरहाल देखना। नेतन्याहू के हत्थे पहले कुछ भी नहीं आया, तो अब वो सब बस भस्म कर देना चाहता है सबको, बस वो चाहता है तबाह बर्बाद हो जाए सारे। नेतन्याहू की जो इवलनेस है उसकी कोई हद नहीं है, उसकी शैतानियत की कोई हद नहीं है। और मैं आपको बता दूं ये खौफनाक बात हो जाएगी कि बहुत सारे मुल्क शिकार हो सकते हैं। यानी हुकूमतें तो जाएंगी, बहुत सारे मुल्क
उनका सर्वाइवल इस वक्त दाव पर लग गया है, ये बात ज़हन में रख लें। ये ऐसा सुनामी है। और जो इजराइल की साजिशें हैं, यूके डिप्लॉयज न्यू एंटी ड्रोन सिस्टम ऑन जेट्स इन वेस्ट एशिया। और खतरा यह है कि नई रीजनल एस्केलेशन होने जा रही है, एक और इलाकाई जंग जब छिड़ने जा रही है। तो चूंकि अब ड्रोन सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो एंटी ड्रोन सिस्टम जब उन्होंने अपने जेट्स के साथ जब लैस किया है, और मतलब आगे सारी यही जंग होगी, तो उन्होंने ये नया सिस्टम जो इक्विप्ड किया। अब देखते हैं कि ये कितना उनके लिए इफेक्टिव साबित होगा। बट वो असल बात यह है कि रीजनल वॉर के तनाजुर में उन्होंने ये किया है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, यूके को, बरतानिया को खतरा यह है कि ईरान के ऊपर हमला होगा तो ईरान रिटेलिएट करेगा बरतानिया की बेसिस के ऊपर। और बरतानिया की बेसिस कहां है? साइप्रस में भी। इनको साइप्रस में भी खतरा है। और बरतानिया ये कह रहा है कि ईरान रिटेलिएशन में ब्रिटिश एम्बेसीज को भी निशाना बनाएगा। ये बरतानिया कह रहा है। सो ज्वाइंट यूके एंड यूएस मिलिट्री कोऑर्डिनेशन साइट्स एंड ब्रिटिश एम्बेसीज अक्रॉस द रीजन। ईरान ने कोई एम्बेसीज को निशाना नहीं बनाया, बट ये कह रहे हैं कि ये बनाएगा। यानी इससे पहले भी ईरान ने नहीं बनाया, ना ही ईरान बनाएगा, बट ये कह रहे हैं जी हमारी एम्बेसीज भी निशाना बनेंगी। तो इसके अलावा जो है वो साइप्रस, वो भी अंडर अटैक आ सकता है। और साइप्रस में आप देख रहे हैं कि फ्रांस भी आ रहा है, बरतानिया, और फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर यहां अरेबियन सी के अंदर आकर खड़ा हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के दरवाजे पर। तो मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊं कि ट्रम्प जो है वो बाल रूम बनाना चाहता है। बाल रूम एक बड़े सा हॉल आप कह सकते हैं। जैसे अभी ट्रम्प गया हुआ था, तो जो जहां पर बैठकर दोनों डेलीगेशंस की मुलाकात हो रही थी, या जहां पर इशाया दिया चीन के सदर ने, तो वो बाल रूम है। यानी एक बहुत बड़ा हॉल जिसमें फॉर्मल इवेंट्स हो सकते हैं, इशाइये दिए जा सकते हैं, ये वो सारा। तो व्हाइट हाउस में बाल रूम नहीं है, ट्रम्प बनाना चाहता है। उसकी कीमत कितनी है? सिर्फ $400 मिलियन। वो बाल रूम नहीं बना पा रहा है अमेरिका। आज फिर सेनेट ने ट्रम्प के इस बाल रूम को रोक दिया है, इसकी फंडिंग को रोक दिया, सिर्फ $400 मिलियन। और बेबी की जंगों में ये सैकड़ों बिलियन डॉलर्स का नुकसान कर रहे हैं, और उधर $आधा अरब डॉलर भी ये लगा नहीं पा रहे हैं। ये आप प्रायोरिटीज का फर्क देखिए और डिक्लाइनिंग एम्पायर की हालत देखिए। बाल रूम जरूरी है। आप इनके वो डिनर्स देखिए तो कितना वो कंजस्टेड माहौल होता है। और वैसे भी अगर ट्रम्प की ख्वाहिश है कि एक बाल रूम होना चाहिए, एक बड़ा सा हॉल होना चाहिए, तो इसमें क्या बुराई है? $400 मिलियन कुछ भी नहीं है। तो वो नहीं बन पा रहा। और $100 अरब से ज्यादा बेबी की जंग में ये झोंक चुके हैं। और मल्टी डायमेंशन में अगर आप ये इस जंग की कॉस्ट करें, कैलकुलेट करें, तो ये $1 ट्रिलियन वॉर बन जाएगी। लेकिन $आधे अरब का बाल रूम नहीं बनाएंगे। ये है एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर की हालत, ठीक है ना। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक जब मिसाल दी। सो हिजबुल्लाह ने अपने ऑपरेशन जो एक्सपैंड किए हैं, बहुत सारे इजरायली गैदरिंग्स और व्हीकल्स को निशाना बनाया है। बैते शमस के अंदर उनकी असलहा फैक्ट्री है, उसको निशाना बनाया। ये काफ़ी बड़ा अटैक और इसराइल से काफ़ी हिला हुआ है। और इजरायली जो बिल्डोजर्स हैं उनको निशाना बनाया है। बहरहाल, और साउथ कोरिया को एक मसला दरपेश आ गया है। साउथ कोरिया सैमसंग जो है वो हड़ताल करने जा रहा है, और साउथ कोरिया की गवर्नमेंट हिली हुई है कि अगर हड़ताल हुई, स्ट्राइक हुई, तो बहुत बड़ा हमें जो इकोनॉमिक नुकसान है वो होगा। और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये स्ट्राइक ना हो। तो अब देखिए कि हर मुल्क जो है वो क्राइसिस फेस कर रहा है, और जो लिंक है इन जंगों के साथ, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस, सो ऑन। तो दुनिया बहुत ही खौफनाक मोड़ से गुजर रही है। और अब ये जो चाइना और अमेरिका का फड्डा लगता है कि शुरू हो गया है, ये जंग के देखे ना, ये कोल्ड वॉर 2.0 वो तश्कील पाती हुई हमें जो नजर आ रही है। तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो हमने आपके साथ शेयर किया। आपने राज रोगा करें, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।